नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अभी नई सरकार में मोदी जी ने शपथ ली नहीं है, उससे पहले तरह तरह के हंगामे शुरू हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने जो पेगासस का सनसनीखेज खुलासा सामने लाए हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ है कि इस देश में पेगासस की बीमारी ही मोदी सरकार ने पैदा करी। आपको याद होगा, मेरी मित्र हैं रोनी सिंह, पहला पेगासस का जो इस्तेमाल हुआ वो उनके फोन पे हुआ। सरकार को शर्म नहीं आई कि आप महिला पत्रकारों के फोन पे झांकना चाहती हैं कि वो किससे बात कर रही हैं, क्या चैट कर रही हैं, कौन से फोटो हैं। लेकिन उसके बाद एक कई सारे पत्रकारों के, समाज सेविकों के, एनजीओ वालों के और नेताओं के, जजों के फोन सामने आने लगे कि साहब इनमें भी पेगासस का इस्तेमाल हुआ। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पेगासस में एक फोन में डालने के लिए। चंद्रबाबू नायडू के बेटे का आरोप है कि उनके फोन में भी पेगासस, चुनाव के दौरान उनके फोन में पेगासस। इस तरह की तमाम घमासान चल रहे हैं। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह अभी पिक्चर तय नहीं है। ये बात चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नीतीश बाबू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष कोई और बना तो उनकी पार्टी में टूट तय है। इस बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उफान आ रहा है। महाराष्ट्र में सामान्य लोग मान रहे हैं कि कब पलटा हो जाए महाराष्ट्र में कोई भरोसा नहीं है। कुछ महीनों बाद वहां पे चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन ने बहुत शानदार जीत हासिल करी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं अब किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ जाए, चाहे किसी भी कीमत पे साथ आ जाए, चाहे शिंदे से कहना पड़े कि भाई तुम उद्धव ठाकरे से माफी मांग लो। इस बीच में जब गडकरी के आगे बढ़ने की खबर आई थी, जब ये हुआ कि संघ चाहता है गडकरी प्रधानमंत्री बन जाएं, जब ये हुआ कि गडकरी का थोड़ा आगे एक्सपोजर और अच्छा किया जाए, तो नाराज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं डिप्टी सीएम पद से, मैं पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव में जुटूंगा। इस तरह की खबरों के बाद फिर खबरें आई कि अमित शाह ने कहा भी रुक जाओ, इस्तीफा मत दो। मगर ये इन बातों से ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके पीछे हंगामा है, कुछ ना कुछ पीछे ऐसा है जिसके पीछे विवाद है। तो फिर ये चर्चा हुई कि क्या सरकार जो है वो जल्दी गिर जाएगी, 3 महीने पहले से ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और क्या शिंदे गुट के विधायक जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं वापस उद्धव के पास जाने के लिए। क्योंकि इन लोकसभा चुनाव में ये तो तस्वीर साफ हो गई कि सहानुभूति उद्धव गुट के पास में है, सिंपैथी उद्धव गुट के पास में है, लोगों का रुझान उद्धव गुट के पास में है। तो क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति का हाल, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेरे दोस्त, छोटे भाई जैसे हैं, महाराष्ट्र के स्थानीय संपादक मनीष कुमार सिंह ये जुड़ रहे हैं। मनीष, महाराष्ट्र में जो जो चल रहा है उसने पूरे देश में बड़ा हंगामा मचा रखा है। कब कौन सी खबर वहां पे विस्फोट कर दे, कब कौन सा गुट वहां पे एक दूसरे की जगह शिफ्ट हो जाए, ये तमाम बातें चलती रहती है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का हाल क्या है? संजय जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की राजनीति कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कह नहीं सकते और बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्ट कुछ बता पाना। और इस समय मैं आपको बताऊं कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी जो शिवसेना है और अजीत पवार की जो एनसीपी है, ये फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि एक भी गलत कदम जो है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी नाव अब इस समय डामाडोल है महाराष्ट्र की राजनीति में, फूक फूक के कदम इसलिए रखना पड़ रहा है कि कोई दाव उल्टा ना पड़ जाए। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे अभी श्रीकांत शिंदे जो है वो कल्याण से जीत के आए, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र भी हैं वो। अब बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि 3 बार लगातार वो सांसद रह चुके हैं। अब उनके जो समर्थक है श्रीकांत शिंदे के, वो भी कह रहे थे कि उनको कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। अब उनका भी अब है, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बात खबर आ रही है कि अभी उनको कैबिनेट में जो है वो मौका नहीं मिल सकता है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, क्योंकि यही कुछ लोग जो थे जब आदित्य ठाकरे को जब आगे किया जा रहा था तो कि उनको सीएम बनाएगा, परिवारवाद की सब बातें कह रहे थे। अब ऐसे में अब ये अगर ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, तो ये भी एक बड़ा अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और आज मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस तरीके से अभी आप संजय जी बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी और उसको हटा दिया गया, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर अपनी बातें उन्होंने कही हैं
और उन्होंने बोला कि वो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में काम करने वाले हैं और अभी वो जाने वाले नहीं है। अजित पवार उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक योद्धा है, वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये तमाम बातें हो रही हैं जब अमित शाह ने मना कर दिया इस्तीफा लेने से, वरना वो तो दे चुके थे। तो अब इसके बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ भी नया या एक्सपेरिमेंट करने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे दे दिया है तो एक्सेप्ट करके किसी और को बनाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कुछ हुआ है वो हमने खुद देखा अभी लोकसभा के चुनाव में कि किस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट है वो भारी पड़े बीजेपी को। मनीष, क्या लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव इतने पास में हैं, तो शिंदे गुट के विधायक जो हैं, क्या विधानसभा चुनाव को पास में देखकर उद्धव की तरफ जाना चाहते हैं? क्या वो चुनाव होने से पहले सरकार गिरा देंगे? चल क्या रहा है, महाराष्ट्र के विधायकों के मन में क्या है? संजय जी, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इस पर मैं आऊंगा। इससे पहले एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जिस तरीके से अजित पवार की जो एनसीपी है और जो शरद पवार की एनसीपी है, जब कहा गया था रोहित पवार की तरफ से कि बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ कार्यकर्ता जो थे शरद पवार के एनसीपी वाले, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अगर वापस आना चाहते हैं तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चाहते हैं कि हाँ कुछ लोग अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, लेकिन वो लोग नहीं आ सकते जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया शरद पवार के लिए चुनाव की रैलियों में, या जो सीनियर लीडर है शरद पवार के एनसीपी के, उनके खिलाफ अपशब्द अगर किसी ने बोला तो उनके लिए दरवाजे जो है वो बंद है। कार्यकर्ताओं का भी पूरा मूड बना हुआ है कि ऐसे लोगों को वापस नहीं लेना है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है ये। और दूसरा आपने बोला विधानसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं ये सबके मन में बैठे हुए हैं, विधायकों के मन में, कि जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं समझ में आ गया है, जनता का मूड भाप लिया उन्होंने कि किस तरीके की सहानुभूति वाली जो फेवर में एक लहर चल रही है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ में है। अब ऐसे में इतना बड़ा रिस्क वो कैसे ले सकते हैं कि मौजूदा पार्टी में जहां वो अभी देख ही रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया है, और विधानसभा में भी फिर अगर उसी से कंटिन्यू करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ऐसा लग रहा है कि वो बैठा हुआ है, और इसी चीज को लेकर के जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो सिर्फ बड़े नेताओं के नहीं बल्कि जो विधायक है उनके मन में भी है कि वो रहें या जाएं। इसीलिए एक दूसरे से संपर्क साधने की राजनीति संजय जी इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है कि एक दूसरे से संपर्क में रहा जाए कि कब कहाँ जाना पड़ जाए और कहाँ पार्टी बदलनी पड़ जाए तो आगे का रास्ता क्लियर रहे। मनीष, क्या लग रहा है कि शरद पवार अजीत पवार को माफ कर देंगे? भतीजा अगर आना चाहे, चाचा के साथ जुड़ना चाहे, माफ कर देंगे क्या? साथ में आ जाएगा? या फिर ये घाई खाई अब इतनी ज्यादा दूरी ले चुकी है, ये गैप इतना दूरी बन चुका है कि अब उतनी वापसी संभव नहीं है? जी, राजनीति में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हमने बताया था अपने दर्शकों को कि 15 से 16 विधायक जो हैं अजित पवार के गुट के, वो शरद पवार के संपर्क में है, उनकी जो पार्टी उनके संपर्क में है। और ऐसे में अगर इतने 2/3 से ज्यादा विधायक अगर संपर्क में चले जाए और चले जाते हैं तो अजीत पवार के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और अजीत पवार की जो इस समय स्थिति बनी हुई है लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही और एक तरीके से कहा जाए जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। तो ये एक उनके सामने भी बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से इसको पार पाए, क्योंकि अगर आप अलायंस की बात करिए, एनडीए अलायंस की, तो आप देखिए कि जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उस वो कहीं ना कहीं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि 15 सीटों पर लड़ रहे थे तो परसेंटेज के हिसाब से फिर भी ठीक ठाक वो दिखाई देते हैं। लेकिन अजीत पवार की बात करें तो बहुत मुश्किल से उनका जो है खाता खुला है। तो ऐसे में उनकी पार्टी का एनडीए अलायंस के साथ राजनीतिक भविष्य कितना लंबा चलेगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वो अजित पवार खुद भी इस चीज को समझ रहे हैं कि पार्टी में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया है और बहुत बड़ा लॉस जो हुआ है उसमें बीजेपी के साथ अजित पवार को भी बहुत जो है वो लॉस हुआ है। तो वो खुद कितना लंबा चलेंगे या पार्टी की तरफ से, अलायंस की तरफ से उन्हें कब तक सपोर्ट मिलेगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मनीष, बीएमसी के चुनाव को तो लगता है महाराष्ट्र के लोग भूल ही गए। क्या ये महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को ये बात अखर नहीं रही है कि बीएमसी का चुनाव ही नहीं हो रहा? इतने लंबे समय हो गए, बीएमसी का चुनाव करने की स्थिति नहीं आ पा रही है। नहीं जी, लोकसभा चुनाव के चलते बहुत सारे चुनाव जो है आपको भी पता है कि अभी वो आगे कर दिए गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीएमसी में हमेशा से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, और इस बार लोकसभा चुनाव जो है उस पर फोकस भी इसीलिए किया गया था कि अगर लोकसभा चुनाव में एनडीए अलायंस और बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करती है तो फिर बीएमसी के इलेक्शन में जो है कुछ दिखा करके रिपोर्ट्स या कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस करके उसमें भी
काफी कुछ चीजें की जा सकती थी। तो बहुत कुछ दारोमदार जो था इस बार के लोकसभा इलेक्शन पे था, और इसीलिए जो कुछ भी ये पूरा खांचा बैठा है, ये अभी के लिए तो नुकसान है ही एनडीए अलायंस के लिए। लेकिन अब बीएमसी के इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि वहां पे भी इनको उम्मीद थी कि लोकसभा में अच्छा कर जाएंगे तो वहां भी काफी गुंजाइश बन जाएगी। उसके बाद विधानसभा चुनाव अब सर पर है, उसको लेकर के पहले ही देवेंद्र फडणवीस बोल चुके हैं कि अब मैं विधानसभा में फोकस करना चाहता हूँ, अब वहाँ काम करना चाहता हूँ, इसलिए इस्तीफा की पेशकश किया था। हालांकि बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन अब देखिए सामने ही है विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां जो है उनमें इनसिक्योरिटी आ गई है अभी लोकसभा रिजल्ट के चलते। और संजय जी एक खबर मैं आपको और बताना चाह रहा था कि जो सतारा है जहाँ से बीजेपी सीट जीत करके आई है, और वहां पर जो है शरद पवार की एनसीपी से प्रत्याशी खड़े थे, और अब जो है शरद पवार की तरफ से जो एनसीपी है वो चुनाव आयोग में जो है कंप्लेन करने जा रही है, शिकायत दर्ज करने जा रही है कि उनके साथ जो है वहां पे झोल झाल हो गया इस सीट को लेकर। क्योंकि वहां जो एक निर्दलीय लड़ रहे थे ना संजय जी, उनका चुनाव चिन्ह बिल्कुल शरद पवार की पार्टी जो है उससे मिलता जुलता था। दोनों में इंस्ट्रूमेंट है, दोनों में जो है वो तीरी जो है बजाने वाला जो दिखता है उनके चुनाव चिन्ह में वो दिखाई दे रहा था, और यहाँ भी वही था। अब दोनों के बीच में जो हार का डिफरेंस था संजय जी वो 32,000 वोटों का था, और जो निर्दलीय जो लड़ रहा था उसको मिले ही 37,000 वोट थे। तो ये जो विश्लेषण चल रहा था तो ये बात उन्हें समझ में आई कि ये तो झोल-झाल हो गया इस सीट पर। अब इस चीज को लेकर के अब जब समझ में आया है, तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ रुख कर रहे हैं कि इस बात को लेकर हम शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि एक सीट जहां से उम्मीद थी उन्हें कि बहुत अच्छे से वो जीत सकते थे, या कह सकते थे जीत जाते, जैसा कि दावा किया जा रहा है एनसीपी की तरफ से, तो ये सीट भी एक बढ़ोतरी हो जाती शरद पवार के खाते में। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से वहां पर तो कंफ्यूजन की स्थिति में गड़बड़ हो ही गई है। क्या लग रहा है मनीष की अब विधानसभा चुनाव बहुत पास में है, महाराष्ट्र का जनमानस किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है संजय जी। यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है लोकसभा में, जिस तरीके का जनमत तैयार हुआ था, बिल्कुल उद्धव ठाकरे की तरफ जो है वो सिंपैथी लहर है, शरद पवार की तरफ भी वही चीज दिखाई दे रहा सिंपैथी लहर है। और ये चीज सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमने रिपोर्टिंग के दौरान जब लोगों से मुलाकात की थी तब हमने ये जानी थी, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो तमाम विधायक है जो एनडीए अलायंस से जुड़े हुए जो पार्टी के विधायक है, जैसा कि खबर आ रही है, ये भी इस चीज को समझते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है अगर वो इसी समय बने रहे और ऐसे ही इन्हीं पार्टी से अगर लड़े, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि पब्लिक का झुकाव किसकी तरफ है। और संजय जी ये जो संपर्क वाली राजनीति है ना, इस पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। ये जो संपर्क की राजनीति है कि हमारे संपर्क में है, ये हमारे संपर्क में है, ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल गेम है और साथ ही साथ दबाव बनाने की राजनीति है। एनसीपी जो अजित पवार की एनसीपी है, उनके नेता है सुनील तटकरे, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी यह कह करके कि बहुत सारे शरद पवार की जो एनसीपी है उनके बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में है। जैसे ही ये खबर आई, पहले वहां से शुरुआत हुई, जैसे ही ये खबर आई वैसे ही बिना किसी के स्टेटमेंट दिए खबर आती है कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो है बहुत सारे विधायक संपर्क में है एकनाथ शिंदे की पार्टी के। अब रोहित पवार जो है, उन्होंने जो ग्रैंड नेफ्यू है शरद पवार के, उन्होंने इसका जवाबी हमला करते हुए बोला कि नहीं नहीं, अजीत पवार की पार्टी के संपर्क में हमारे नेता नहीं है बल्कि आपके नेता हमारे संपर्क में है। ये शरद पवार की एनसीपी से रोहित पवार ने कहा। अब आज नरेश मस्के जो कल्याण से जीते हैं एकनाथ शिंदे के ग्रुप के, उन्होंने ये बात कहा है कि हमारे संपर्क में यूबीटी के बड़े नेता है। तो ये संपर्क की राजनीति है ना, बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति इस समय बनी हुई है संजय जी महाराष्ट्र में। साइकोलॉजिकल गेम कह लीजिए, दबाव बनाने का गेम कर लीजिए, या अपना कुनबा बचाने का गेम कर लीजिए कि हमारा कुनबा बचा रहा है, एक माहौल क्रिएट हो। लेकिन अंदर अंदर तो ये सबको पता है कि माहौल जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ झुका हुआ है इस समय। बीच में ये जो चर्चा चलाई गई कि मोदी सरकार बीजेपी जो है उद्धव ठाकरे पे भी डोरे डाल रही है, उद्धव ठाकरे को भी अपनी तरफ ला सकती है, इन बातों में कितनी सच्चाई देख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव से पहले, और ये भी कहा गया कि आरएसएस भी चाहता है कि भाई उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो जुड़े एक हो दोनों जने, क्या इन खबरों में कोई सच्चाई ऐसा हो सकता है? संजय जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारे राजनीतिक जानकार हैं मेरी, उनसे भी बातचीत होती रहती है, और वो खुद कह रहे थे कि आरएसएस संगठन जो है उनका भी वो भी यही चाहते हैं कि रिश्ते जो हैं वो सुधार लिए जाए उद्धव ठाकरे से, क्योंकि वो जो अलायंस था बहुत प्रभावी अलायंस था बीजेपी के साथ में। जब उनका अलायंस था सबने देखा 2024 और 19 की जो रिजल्ट थे लोकसभा के वो साबित करते हैं कि कितना तगड़ा अलायंस था।
उसके बाद जो मनमुटाव हुए, जो रिश्ते बिगड़े, मैं आपको बताता, हमने अपने रिपोर्ट में ही बताया था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, मुंबई में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और केंद्र के एक बड़े नेता, उनके इशारे पर वहां एक मीटिंग बुलाई गई थी संजय जी, जहां उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के साथ वो पहुंचे थे वहां पर, और उस मीटिंग में उनको मनाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा कि उद्धव ठाकरे का जो नेचर है, बहुत सहजता से उन्होंने मना कर दिया कि अभी वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मनाने की राजनीति हो रही है, और जो जिस तरह से हमें मालूम चल रहा है कि संघ आरएसएस भी यही चाहते हैं कि रिश्ते सुधार लिए जाए, क्योंकि इसके अलावा बहुत बड़ा ऑप्शन बीजेपी को और कुछ दिखता नहीं। अगर आप इस अभी जो करंट सिनेरियो है, अगर यहाँ से हम देखें संजय जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके पास 2 ही अलायंस है, वो भी टूटी हुई पार्टियां हैं 2 उनके, और उन्होंने भी कुछ अच्छा किया नहीं है। और वही देखा जाए तो अब इसको सुधारने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब इसको अगर हम सुधारें तो कैसे सुधारें? पार्टियां तोड़ी हैं 2022 में, सब कुछ सामने सामने हुआ है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी बात संजय जी एक ये भी आ रही है कि एक चुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में, कि जब देवेंद्र फडणवीस जो है, जब वो ये बात कह सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं, तो ये बात नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था। तो क्या महाराष्ट्र के रिजल्ट में वो दोषी नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो 18 से 20 ज्यादा रैलियां की और उन्हीं के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे। तो ये सारी चीजें भी महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पे चल रही हैं, और पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है इंडिया अलायंस के लिए इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जो हवा चल रही है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया, विस्तार से बताया, आभार आपका। ये थे मनीष, और ये बता रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति का हाल, जाहिर है कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान ऐसे ही बढ़ा रहेगा। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।